जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। तो आज का प्रश्न 81 से चलेंगे। आग लगने पर कुआं खोदना, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, गुड़ गोबर कर देना, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें 83 का सी विकल्प होगा, अंधकार। तद्भव पहचानना है तो तद्भव क्या होगा? अंधकार। आलस्य का आलस्य होता है। आलस्य तद्भव शब्द है, जबकि कुछ कोड अंधकार, अंधेरा, उल्लास, उत्साह। उल्लास का उत्साह तत्सम शब्द है। यहाँ पे है 83 हो गया। 84 प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो इसमें दई क्या है? अर्ध तत्सम है। अब अर्ध तत्सम क्या होगा? तत्सम आप लोग जानते हैं, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और उससे बने हुए शब्द यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप इसे करिए परिवर्तित शब्द। तत्सम से परिवर्तित शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं हिंदी में, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यहाँ अर्ध तत्सम क्या होता है? तो अर्ध तत्सम होता है जो कि दोनों भाषाओं के बीच की भाषा हो, यानी हिंदी और संस्कृत के बीच की भाषा जो रही वो प्राकृत भाषा रही। प्राकृत भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया गया उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि तत्सम से तद्भव बनने तक की यात्रा एक मध्य अन्य मिला जुला रूप है और तत्सम की श्रेणी में आता है, जो प्रायः प्राकृत भाषा से उद्धृत माना जाता है। जैसे अब यहाँ पे दधि होता है। दधि शब्द जो होता है वो क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और इसी का तद्भव क्या होता है? तो तद्भव होता है आपका दही। क्या होता है? दही होता है। तद्भव दही होता है। अब यहाँ बीज की कड़ी क्या है? तो बीज की कड़ी यानी प्राकृत भाषा, तो इसको क्या कहा गया? दधि से बना था दही। क्या बना था? दही बना था। तो दही जो है इन दोनों के बीच की भाषा है। दधि से दही, दही से दही, तो इसको हम कहेंगे अर्ध तत्सम। क्या है? अर्ध तत्सम। तो इसमें क्या है? दिए गए जो शब्द हैं इसमें से जो है दई और तत्सम है। कुछ उसी तरह के और भी प्रश्न होंगे, जैसे कि अर्थ तत्सम शब्द का संस्कृत शब्दों को कहा जाता है। यहाँ पे अर्थ तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले उच्चारण से बनते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए। प्रश्न में जो दिया गया है यथा, जैसे दिया गया है रात्रि, रात्रि दिया गया है तो रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है। बच्चा दिया गया है तो बच्चा भी क्या है? बच्चा तद्भव शब्द है। और यहाँ पे कान भी क्या है? तद्भव शब्द है, जबकि कान का कर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास, अंचल या आश्चर्य या छाता। तो इसमें क्या होगा? 85 का ए होगा, ग्लास। ग्लास शब्द विदेशी शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। 86 है, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। भस्म से आवृत
मेघों से आच्छादित पद से च्युत, यहाँ पे क्या होगा, अलगाव की बात है, अपाद अपादान होगा। कष्ट से साध्य ये नहीं होगा, 86 का सी होगा। अपादान कारक युक्त सही वाक्यांश पद की से च्युत, च्युत या पदच्युत है, जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। कारक चिन्ह से मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला किस में प्रयुक्त होता है, तो पहला होता है साधन के रूप में, जैसे पेन से लिखना, और दूसरा होता है अलग होने के रूप में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरा। तो जहाँ अलगाव का भाव हो वहाँ अपादान होता है। कारक चिन्ह से मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 87 है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ 87 का सी जो कायाकल्प है, मुंशी प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म पर आधारित है। कायाकल्प क्या है, पुनर्जन्म है। जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य उपन्यास जैसे गोदान है, प्रेमा श्रम है और कर्मभूमि है, ये सब किसान जीवन से संबंधित उपन्यास हैं। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह उपन्यास है में निपुणिका एक स्त्री पात्र है, अर्थात बी विकल्प सही है। डी विकल्प क्या है, सही। बाणभट्ट की आत्मकथा के अन्य मुख्य पात्र हैं, तो एक तो बाणभट्ट हैं, एक भट्टनी है, भट्टनी है, और एक है न्यूनिया यानी निपुणिका। न्यूनिया याद रखिए, न्यूनिया से क्या याद करेंगे, निपुणिका याद करेंगे। और एक है महामाया, महामाया है, और एक है सुचरिता। तो ये पात्र हैं, एक बाणभट्ट है, भट्टिनी है, और न्यूनिया यानी निपुणिका है, महामाया और सुचरिता। मित्रों मरजानी किसकी रचना है। तो मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की रचना है। किसकी है, कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की अन्य रचना है सूरजमुखी, अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, आदमी नामा। यथार्थवादी उपन्यासों में से किस दृष्टि की प्रधानता रही, परंपरा केंद्रित, व्यक्तित्व केंद्रित, या बहु वस्तु केंद्रित, या रूप केंद्रित। तो यथार्थवादी जो है, प्रश्न नंबर 90 सी विकल्प सही है, वस्तु केंद्रित हो गई। हिंदी साहित्य यथार्थवादी उपन्यासों का महत्वपूर्ण स्थान है। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। प्रमुख यथार्थवादी हैं यशपाल हैं, नरोत्तम दास हैं, रांगे राघव हैं और नागार्जुन आदि हैं। प्रश्न नंबर 91 दिया है, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ। बसंती में, कुंतों में, या मैयादास की माड़ी, या समय सरगम। तो ये हुआ है बी विकल्प। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई
ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण भीष्म साहनी द्वारा लिखित मैयादास की माड़ी अर्थात बी विकल्प किसने लिखा है? तो भीष्म साहनी ने। 92 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? इस रचनाएं हैं। 92 का बी है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन क्या है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु या किशोरीदास वाजपेयी। तो यहाँ है 93 का डी विकल्प किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी व्याकरण लिखा। उसके बाद आपके हेमचंद्र की रचना है काव्यानुशासन है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने लिखा हिंदी साहित्य कोश लिखा। यानी किशोरीदास ने शब्दानुशासन लिखा, कामता प्रसाद ने हिंदी व्याकरण लिखा, हेमचंद्र ने काव्यानुशासन लिखा, धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश लिखा। प्रश्न नंबर 14 है, 94 है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो ये विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सच्चिदानंद हीरानंद अंगेय की जीवनी का नाम शिखर से सागर तक है। यह वर्ष 1986 में आई थी। 1986 में प्रकाशित हुई। पांच पांडव चरित रास की रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल, दलपत विजय। तो ये हैं 95 का सी विकल्प नरपति नाल है। हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास की रचना 14वीं शताब्दी में 1350 ईस्वी में। इसके रचयिता हैं कौन? तो शालिभ सूरी। सारी यहाँ विकल्प ये होना चाहिए, ये होगा शालिभद्र सूरी हैं, किस में है? ए में है, मिस्टेक हो गया, नरपति नाल नहीं है। ये रासो प्रवृत्ति के हैं। पांच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी का है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा। तो यहाँ डिंगल पिंगल भाषा है। पिंगल पंजाबी, डिंगल राजस्थानी, ऐसा माना जाता है। तो ब्रज भाषा
भक्ति काल का अमृत काल का है। खड़ी बोली आधुनिक काल का। अवधि क्या होती है? भक्ति काल की रचना है। प्रश्न नंबर 96, इनमें से आदिकाल की भाषा है। डिंगल पिंगल हो गया। अब्दुल रहीम रहमान कृति संदेश रासक है, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य? तो 97 का है बी, खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसकी रचना अब्दुल रहमान ने की थी। यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इस खंड काव्य के अंतर्गत विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। सिद्धों का की साधना में शून्य पूरक तत्व था। वज्र का, अग्नि का या चित्र का या ज्ञान का? तो 98 का उत्तर होगा डी, ज्ञान का। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। प्रश्न नंबर 99, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ हमारे दिमाग से प्रतीप अलंकार होता है। क्या होता है? प्रतीप। 99 अनन्वय होता है। सही, क्या होता है? अनन्वय होता है। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख सीता के। अब यहाँ दिया है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम है। तो यहाँ क्या होगा? उपमान। बड़े बड़े मोती आंसुओं जैसे जयमाला पहनाते हैं, यानी आंसुओं की तुलना बड़े बड़े मोती से की गई है। यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ मोती क्या है? उपमान है। और आंसू क्या है? उपमेय है। 101 प्रश्न, अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मधु पीहा में कौन सा अलंकार है? 101। तो इसमें क्या है? भ्रांतिमान है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ क्या होगा? 102 का डी, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बार। अब इसमें क्या होता है? यहाँ अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति भी है। अब यहाँ जैसे पात भरी सहरी सकल सूत बारे बार, इस उदाहरण में दो भिन्न पदों में अलंकार इस प्रकार है। एक सकल सूत अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बारे बार यानी बार बार पुनरुक्ति प्रकाश होगा। मैंने ये कही जो दो शब्द हैं बारे बार और इसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति होगी। यहाँ दिया है सुधा, वसुधा का गण होगा। तो यहाँ क्या होगा? वसुधा का। तो इसमें आप देख लीजिए, वो जो मात्रा मिलाएं तो 1 1 1 2 होगा। तो यहाँ क्या होगा? सगड़। क्या होगा? सगड़ होगा। अर्थात इसमें डी विकल्प सही है। दोहा के प्रथम 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा की प्रथम
चरण में प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें कितनी होती हैं? प्रश्न नंबर 104। तो सी होगा, कितना होगा? 13 मात्राएं। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद 4 चरणों वाला छंद है। इसकी विशिष्टता के अंतर्गत प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में कितना होता है? 11 मात्राएं पाई जाती हैं। यानी इस तरह से कहना कि विषम यानी 1 2 विषम चरण में 1 और 3 में 13 मात्राएं, और क्या होता है 2 और 4 में 11 मात्राएं। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्समासः भूस्त्वम्, यह किसका कथन है? इसका होगा बी विकल्प, वामन का। किसका होता है? किसने कहा किसकी युक्ति है? तो वामन की युक्ति है। प्रश्न नंबर 106, निम्न में से किस हिंदी आलोचक ने साधारीकरण की व्याख्या की है? तो इसका होगा नगेंद्र जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी साधारणीयकरण की व्याख्या देते हुए कहा है, कवि की भावना ही साधारणीयकरण है। साधारीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक माने जाते हैं। धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे। सुदामा पांडे धूमिल पूरा नाम है इनका। धूमिल समकालीन कविता के कवि हैं। इनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों की प्रतिमोहभंग सर्वाधिक प्रबल रूप में दिखाई देती है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर यह आ गया है? तो ये कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी 108 का बी विकल्प सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी गरिमा मंडित व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 109 है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो कौन लिखी है? मुक्ति बोध ने लिखी है। मुक्ति बोध ने इस कविता में आधुनिक जीवन के जादुई अनुभव की अभिव्यक्ति की है। भूरी भूरी खाक धूल तथा चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध की अन्य काव्य कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 110, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो अज्ञेय के द्वारा 4 सप्तकों का प्रकाशन किया गया। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। सप्तक में 7 कवि होते थे। चारों सप्तक पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सा कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? आकाशदीप, धारावली और ये घास वाली, शायद घास वाली होगी। थोड़ा इसको छोटा करना समझ में आएगा। घास वाली, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 111 घास वाली होगा। और गुल्ली डंडा, तो इनमें से कौन नहीं है पूछा गया है। तो इसमें क्या है? आकाशदीप जो है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। बाकी
पुस, पुस की रात, घास घास वाली और गुल्ली डंडा। इसकी है प्रेमचंद की तीनों कहानियाँ हैं। 112 या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारव है। उक्त पंक्ति में उपयुक्त छंद है, तो कौन सा छंद है? कवित्त है, सवैया है, रवैया, बरवै है या दोहा है? तो इसमें आप गणना कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ सवैया है। सवैया से इस छंद की रचना कवि रसखान द्वारा की गई है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंत में 2 गुरु भी हैं। क्या है? 2 गुरु। छप्पे में होते हैं। तो छप्पे में क्या होते हैं? छप्पे एक संयुक्त मात्रिक विषम छंद है। यह 2 छंदों से मिलकर बना होता है। इसके प्रथम चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला छंद में 24 मात्राएं, उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। यानी रोला और उल्लाला से मिलकर जो छंद बनता है उसे हम छप्पे छंद कहते हैं। अर्थात यह संयुक्त मात्रिक विषम छंद है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प होगा। तो 13 छप्पे के कितने? 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। पयोधि का संधि विच्छेद होगा। तो पैधन धी होगा। इसमें क्या होगा? पैधन धी, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी विसर्ग से पूर्व अ, हो और विसर्ग के पश्चात घोष व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ह हो तो ओ विसर्ग ऊ में बदल जाता है। अ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। अयुक्ति शब्द में संधि है। तो अति धन, इसका होगा अति धन उक्ति, यानी ई और ऊ बन गए यू। तो यहाँ हो गया कौन सा संधि? तो यहाँ होगा यण संधि। जैसे अन्य उदाहरण दिया, अनुधन आय, अन्वय हो जाता है। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, यानी यहाँ पे क्या होता है? ऊ का ऊ अ हो जाता है, ई का य हो जाता है और री का र हो जाता है। प्रश्न नंबर 116, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बाल का क्या होगा? बालोचित, बाल धन उचित। तो देखिए बाल धन उचित किधर दिया है? वी विकल्प है। यहाँ दिया है 17 अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पल पल, अनजल, धर्म, धर्माधर्म या अनंत, अंत, अनंत। तो यहाँ 117 का अव्ययी भाव समास पल पल होगा। यानी प्रत्येक पल, पल पल का मतलब प्रत्येक पल, यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जबकि अन्न जल और अंत अनंत धर्माधर्म द्वंद्व समास के उदाहरण। इस द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य में एक योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है, किंतु इनमें दोनों पदों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं।
इसमें क्या है, पल पल में भी दो योजक चिन्ह है, किंतु ये दोनों पद एक समान अर्थ का बोध कराते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिपि की आवश्यकता होती है तो भाषा लिखने में होती है, बी विकल्प सही होगा। हिंदी भाषा लिपि है, उसकी लिपि है देवनागरिक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो यहाँ प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है, तो प्रश्न नंबर 119 का सी विकल्प होता है, पृथ्वीराज रासो। यह प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार हैं चंदवरदाई। प्रश्न नंबर 1, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या युग्मक ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि? तो 120 का क्या होगा, बी युग्म ध्वनियाँ होती हैं, जैसे चक्की, मक्का, पत्ता इत्यादि। अब यहाँ पे दिया है 21, कंठ तालव्य कौन सा है? उ या ऐ र स अ आ। यहाँ कंठ तालव्य दिया है, कंठ से भी हो तालु से भी हो, तो इसमें क्या है, ऐ कंठ तालव्य व्यंजन है। अन्य वर्ण व्यंजन उ ओष्ठ होते हैं, र स मूर्धन्य, अ आ कंठ्य। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इस ऐसे वर्ण विच्छेद, वो जो एक और वीडियो पढ़ती है जो शाम को टीजी पीजीटी करके होता है, टीजीटी पीजीटी केवीएस एपीएससी आदि, उसमें आपको मिलेगा कि वीडियो हम वर्णों पर आधारित प्रश्न चला चुके हैं। अब यहाँ दे रहा है 123 महाप्राण से 122 सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो यहाँ पे क्या है, महाप्राण, तो ये विकल्प सही होगा। इसमें ख, छ, ठ क्या है, सभी वर्ण महाप्राण हैं, यानी उच्चारण की ध्वनि से प्राणत्व के आधार पर, यानी वायु के आधार पर व्यंजन को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो ख, छ, ठ वर्ग के सभी वर्ण महाप्राण, सभी वर्ग के दूसरे और चौथे और उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से ख और छ क्या होते हैं, प्रथम दो दूसरे नंबर के हैं और चौथे नंबर के, यानी अपने वर्ग के प्रथम दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। और 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये होते हैं अल्पप्राण। अब यहाँ महाप्राण में कुछ और है, जैसे कि जितने उष्म व्यंजन दिया है, उष्म व्यंजन भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैसे कि स और ह, ये सब उष्म व्यंजन है, ये महाप्राण में आते हैं। अगला प्रश्न, सभी स्पर्श व्यंजनों का समूह है। तो अब जानते हैं म, क से लेकर के म तक क्या है, सभी आते हैं किसमें, स्पर्श व्यंजन में। तो इस तरह से क, च, प, द, बाकी सब किसी में नहीं है, किसमें है, कुछ नहीं है। अब जैसे कि य, र, ल यहाँ अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं, यहाँ भी य है, यहाँ भी र है, तो ये भी अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा। स भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उस व्यंजन में आ जाएगा। अर्थात इस तरह से ये जो है 25 वर्ण होता है, क से म तक के बीच में आ रहा है।
इस तरह से सी विकल्प आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 24 दिया है, कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस हो गया। बरसत लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। ये अर्थात इसमें श्रृंगार रस है। बरसत लालच लाल की, यानी बातचीत करने के लिए क्या हो रही है, लायत हो रही हैं। मुरलीधर उसको बात करने के लिए मुरली को चुरा ले रही हैं। सौं करें भौहन हंसे, दैन कटिदाएँ देने को दे कहती हैं लेकिन नट जाती हैं, यानी नकर जाती हैं, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। सी विकल्प सही है, यानी संयोग श्रृंगार। ये भी आप पूछ सकता है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार नहीं है। और रसोत्पत्ति, रसोत्पत्ति में आचार्य आश्रय की श्रेष्ठता क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आश्रय की श्रेष्ठता अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 125 दूसरा सेट भी समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले दिन इसके आगे यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट को हम 3 सेटों में 3 वीडियो में प्रस्तुत करते हैं। 1 से 40, 40 से 80 और 80 से 25 125 प्रश्न तक प्रारंभ करते हैं, नहीं तो इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम इंतज़ार करेंगे आपके साथ पुनः लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।